इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। अभी हम लोग देख रहे हैं साइंस को, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ख़त्म किया था यहाँ तक। अनुवांशिकता संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने प्रयोग किया था मटर के पौधे पर। और मटर के पौधे का, मटर का जो है वो बोटेनिकल नेम या फिर पादप जो नाम है इसका, वानस्पतिक नाम, वो है आपका पाइसम सटाइवम। अब आगे मूव करते हैं। तो मेंडल का नियम सबसे पहला है प्रभाविता का नियम या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस इसको बोला गया। प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण ही प्रकट होते हैं, जबकि प्रभावी गुण बाद वाली पीढ़ी में प्रकट हो सकते हैं। ये मेंडल का पहला नियम था, प्रभाविता का नियम, और इसको बोला गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें क्या होगा कि प्रथम पीढ़ी में जो प्रभावी गुण हैं वही प्रकट होगा, लेकिन अप्रभावी गुण हो सकता है कि छिप जाए और वो अगली आने वाली पीढ़ियों में प्रकट हो। ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल का या फिर प्रभाविता का नियम। दूसरा है उसका नियम पृथक्करण का नियम या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें लक्षण कारक के जोड़ों में से एक कारक ही युग्मक तक पहुंच पाता है। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दूसरा मेंडल का नियम। पहला कौन सा था? लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर पृथक्करण का नियम। और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। ये था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल का तीसरा नियम। तो मेंडल के तीन नियम थे। पहला प्रभाविता का नियम या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें प्रथम पीढ़ी में जो है वो प्रभावी गुण ही प्रकट होगा, जबकि हो सकता है कि जो सेकेंडरी जो लक्षण है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आगे आने वाली पीढ़ियों में प्रकट हो। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम या फिर इसको बोला गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लक्षण कारक के जोड़ों में से एक कारक ही युग्मक तक पहुंच पाता है इसमें। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या फिर इसको बोला गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। ये तीसरा नियम था मेंडल का, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो तीन नियम था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दीज ऑल आर थ्री रूल्स डिराइव्ड बाय मेंडल। नेक्स्ट, इसके बाद जेनेटिक शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था वाटसन के द्वारा। जीन शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया गया जोहानसन के द्वारा। जीवधारी में जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उनको बोला जाता है फेनोटाइप। जीवधारी के आनुवांशिक संगठन को बोला गया जीनोटाइप। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसको कहा जाता है सहलग्नता। गुणसूत्र का नामकरण किया था वाल्टेयर ने। जीनोम कहा जाता है गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को। जीन के कार्य की इकाई को कहा जाता है सिस्ट्रॉन। जीन के उत्परिवर्तन की इकाई को कहा जाता है म्यूटॉन। जीन के पुनः संयोजक की इकाई को कहा जाता है रेकॉन। डीएनए का संश्लेषण किया था कॉनवर्ग ने शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। शुक्राणु बनते हैं 22+X या फिर 22+Y। अब यहाँ पर देखेंगे तो X और Y ये मेन इंडिकेशन होता है आपका, जो आगे आने वाली पीढ़ी होगा उसका कैरेक्टर या तो मेल होगा या फिर फीमेल। ये डिपेंड करता है आपका X और Y जो क्रोमोसोम है उसी के ऊपर। निषेचन के समय अंडाणु X से अगर X गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तो युग्मनज बनेगा XX और जो संतान होगी वो लड़की होगी। तो XX जब होगा निषेचन के समय, यानी अंडाणु से X और X गुणसूत्र वाला शुक्राणु का भी X ही अगर हो, तो उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट मतलब या फिर जो युग्मनज या फिर जाइगोट जो बनेगा वो हमारा बनेगा XX टाइप का और वो होगी फीमेल। निषेचन के समय अंडाणु X से अगर Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तो युग्मनज जो है वो XY और वो संतान होगा लड़का।
वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। क्रिप्टोगैमस कहा जाता है जिन पौधों में फूल और बीज नहीं होता है, क्रिप्टोगैमस जिन पौधों में फूल और बीज नहीं होगा। नेक्स्ट, इसके बाद वनस्पति जगत का सबसे बड़ा जो समूह है वो है थैलोफाइटा। पौधे जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित नहीं होते हैं और संवहन ऊतक भी इनमें नहीं पाया जाता है, ये होता है थैलोफाइटा। इसमें थैलोफाइटा में ये हमने देखा था पहले, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये किसके एग्जाम्पल थे? तो ये था आपका एग्जाम्पल क्रिप्टोगेम्स का। क्रिप्टोगेम्स का हमने देखा था इसको। क्रिप्टोगेम्स के ये एग्जाम्पल हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ये तीनों किसका एग्जाम्पल था? तो पादप जगत को जो हमने विभाजित किया था क्रिप्टोगेम्स में, तो उसमें तीनों पार्ट आपको देखने को मिलेगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो थैलोफाइटा में उनको रखा गया जिनके पौधे जो हैं वो जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित नहीं होता है और संवहन ऊतक यानी जाइलम और फ्लोएम ये दोनों भी नहीं पाया जाएगा, तो उनको रखा जाएगा थैलोफाइटा में। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा जो समूह है वो है आपका थैलोफाइटा ही। शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी और कवक के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। कवक द्वारा रोग होता है सरसों का सफ़ेद रस्ट, ये कवक के द्वारा होगा। गेहूं का किट्टू रोग और गन्ने में जो रेड रॉट होता है, ये तीनों फंगाई डिजीज है जो कि प्लांट में आपको देखने को मिलेगा। कवक और अगर रोग देखें तो दमा जो है वो ये कवक होता है स्पर्जिलस फूमिगेट्स, इसके द्वारा दमा रोग होता है। एथलीट फूट ये होगा टीनिया पेडिस नामक कवक से। खाज होता है एक्रिस स्केविज के द्वारा। गंजापन टीनिया कैपिटिस और दांत जो है वो फाइटन लेस्कोस है, इस कवक के द्वारा होगा आपका दांत। तो कवक के द्वारा जो मानवों में रोग होता है वो है पहला दमा स्पर्जिलस फूमिगेट्स नामक कवक के द्वारा, एथलीट फुट टीनिया पेडिस नामक कवक के द्वारा। खाद जो है वो एक्रिस स्केविज के द्वारा होगा। गंजापन टीनिया कैपिटिस के द्वारा होगा और दांत जो है वो ट्राइकोफाइटन लेस्कोस है, इस कवक के द्वारा आपको देखने को मिलेगा दांत जंतुओं में। और पौधों में कौन कौन सा रोग होगा कवक के द्वारा? तो सरसों का सफ़ेद रस्ट, गेहूं का किट्टू रोग और गन्ने में रेड रॉट। कवक और शैवाल दोनों मिलकर बनाता है लाइकेन। हेलोटिज्म कहा जाता है कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध जो होता है उसको बोला जाएगा हेलोटिज्म। कवक और शैवाल दोनों मिलकर के क्या बनाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइकेन क्या होता है? कवक और शैवाल दोनों का मिक्सचर। हेलोटिज्म कवक और शैवाल के बीच जो सहजीवी संबंध बनेगा उसको बोला जाता है हेलोटिज्म। लाइकेन के अध्ययन को कहा जाता है लाइकेनोलॉजी। वायु प्रदूषक का संकेतक है लाइकेन। कलर पे डिपेंड करेगा वायु प्रदूषक इसका, वायु प्रदूषण कितना है वो डिपेंड करता है लाइकेन के कलर पे। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कहा जाता है कार्टिकोल्स। नेक्स्ट है खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को बोला जाता है सेक्सिकॉल्स। लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है रोसेला नामक लाइकेन से। मिर्गी की दवा का निर्माण किया जाता है परमेलिया सेक्सटिलिस नामक लाइकेन से। विषाणु की खोज की गई थी इवानोवस्की के द्वारा। सजीव और निर्जीव दोनों की प्रजाति में पाया जाता है आपको विषाणु। भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है रेनडियर मॉस या फिर क्लेडोनिया है, ये जो है लाइकेन का एक टाइप है, रेनडियर मॉस या फिर क्लेडोनिया, और इन दोनों को ये यूज किया जाता है भोजन के रूप में या फिर भोज्य पदार्थ के रूप में। वह विषाणु जो जीवाणुओं को मार डालते हैं उसको बोला जाता है बैक्टीरियोफेज या फिर जीवाणु भोजी। टी फेज 2 इसका एक एग्जाम्पल है। ये विषाणु जो है वो जीवाणुओं को मार देगा और इसका एग्जाम्पल कौन, इसको बोला क्या जाएगा? बैक्टीरियोफेज या फिर जीवाणु भोजी विषाणु। जिस विषाणु आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसको बोला जाता है रेट्रो विषाणु। जिस विषाणु में आरएनए जो है वो अनुवांशिक पदार्थ होगा उसको बोला जाएगा रेट्रो विषाणु। जीवाणु की खोज की गई थी ल्यूवेन हॉक के द्वारा। रेबीज का टीका और पाश्चराइजेशन जो था इस प्रोसेस को खोजा गया था लुइस पाश्चर के द्वारा। रेबीज का टीका और पाश्चरीकरण या फिर पाश्चराइजेशन को किसके द्वारा खोजा गया? लुई पाश्चर के द्वारा। वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है एनाविना और नॉस्टॉक के द्वारा। मटर कुल के पौधों में पाया जाने वाला जीवाणु जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है उसको बोला जाता है राइजोबियम। मिट्टी के कणों में पाया जाने वाला जीवाणु जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है उसका एग्जाम्पल है एजोटा, एजोस्पाइरिलम और क्लॉस्ट्रीडियम। जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है ब्रायोफाइटा में। वनस्पति जगत का उभयचर कहलाता है ब्रायोफाइटा। तो एक बार और देख लीजिए इसको। मटर कुल के पौधों में पाया जाने वाला जीवाणु जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है उसको बोला गया राइजोबियम। मिट्टी के कणों में पाया जाने वाला जीवाणु जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है एग्जाम्पल हो जाएगा एजोटा, एजोस्पाइरिलम और क्लॉस्ट्रीडियम। जाइलम और फ्लोएम का अभाव होगा ब्रायोफाइटा में।
और वनस्पति जगत का जो उभयचर है उसको बोला जाता है ब्रायोफाइटा को। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा कर के आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।